फिर बॉटनी, टाइपिस्ट, इसके अलावा हमारे पास है स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज। ठीक है, इसको छोड़ दो। जी, तो सबसे पहले ये लाइव अब है? हम चलते हैं अपने हाँ, ये लाइव है, प्रोग्राम की उसको छोड़ दो। तरफ। प्रोग्राम का आगाज हम बहुत ही खूबसूरत आयत के साथ करेंगे। तो आई वुड लाइक टू कॉल मिस कलसूम फॉर कलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Please stand up on your feet for national anthem. Thank you so much. Today our topic is breast cancer, women's problem and health issues. Basically, लोगों को नहीं पता होता what is breast cancer and what is its symptoms. So that's why डॉक्टर फरनीसा अकेडमी ने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम लोगों को अवेयरनेस मिले. Now I would like to invite respected Madam Dr. Farah Isam, founder of Farah Isam Academy, Director of Radiology, Dr. Isa Laboratory Diagnostic Center. जी मैम, आप हमें सुन रही हैं? क्या हाल है आप? ब्रेस्ट कैंसर प्लस के अकेडमी तरफ से हम ये चीज ऑफ वुमेन्स हेल्थ के ऊपर हर महीने हम निस्वानी अमराज के ऊपर चाह रहे हैं कि अवेयरनेस भी फैले और ये कि किसी के कोई सवाल होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो सेफ एनवायरनमेंट में वो अपनी प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो डिस्कस कर सकें. और गूगल तो वैसे अवेलेबल है, लेकिन ये कि बहुत सारी आज इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया क्योंकि कोई भी जो सवाल आप पूछना चाहें कोई भी ब्रेस्ट के हवाले से, छाती के कैंसर के हवाले से या अमराज के हवाले से या के कोई पर्सनल कोई ऐसा सवाल जो कि गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह जो आज हमारी एस्टीम्ड आएंगी तो उनसे आप आज इस सेफ एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम लोग सब मौजूद हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों की जो क्वेरीज हो अपने बारे में, चाहे आपकी बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में या वालदाओं के बारे में डिस्कस कर सकें.
शेयर स्क्रीन कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन बहुत सारी फैलिसीज भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने शायद सोचना नहीं होता, ना हम लोग करते नहीं हैं। और हमारा आई थिंक प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी लोगों का कि हमें जब बीमारी जाती है उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने करना क्या है उसके बारे में। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर हमारे पास हम नहीं सोचते कि हम पहले से अपने आप को कैसे ख्याल रखें या बीमारी की तरफ हम लोग ना जाए। जब हमें बीमारी हो जाती है तो उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए, किस तरह से इसका खात्मा होगा। पहले थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद फिर हमारा एस्टीम पैनल आएगा और फिर उसके बाद वो लोग भी अपनी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे और फिर आप लोगों के सवालों जवाब हम लोग लेंगे। तो असल में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि छाती का कैंसर जो है वो हर औरत के, मैं समझती हूँ कि क्योंकि हम लोग खुद औरतें हैं यहाँ पे और हम मेरे ख्याल से हर औरत के जो माइंड में शायद पीछे की तरफ ये बैठा हुआ होता है खौफ कि कहीं ऐसा ना हो नाउज़ुबिल्लाह कि हमारे किसी प्यारे को या खुदा ना करे हमें कभी ब्रेस्ट कैंसर का पाला ना पड़ जाए। तो इसके बारे में बात करते हुए हम थोड़ा सा गुरेज करते हैं क्योंकि हमारे एक तो सेंसिटिव टॉपिक है, हमारा माशरा ऐसा है कि जिसमें इन चीज़ों के बारे में पहले कभी बात हुई नहीं होती थी और बहुत लोग जो थे वो इंतकाल इसीलिए पा गए क्योंकि वो शर्म की वजह से वो बता नहीं सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम आई हुई है या क्या वो चीज़ ऐसी चेंजेस देख रहे हैं जो कि डॉक्टर को दिखाने से भी उनको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो क्योंकि हम लोग बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, बहुत चेंजेस आ गई हैं हमारे यूथ में और हम सब में अवेयरनेस आई थिंक सोशल मीडिया वगैरह की वजह से भी और जो वैसे जो हेल्थ अवेलेबल है खबर सकते हैं, हम लोग गूगल से सब कुछ पूछ सकते हैं या चीज़ें देख सकते हैं। तो अब अवेयरनेस बहुत आ गई है। पिछले साल मैंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में 15 या 16 लेक्चर्स लिए जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह शामिल थी और जिसमें बच्चे और डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल थे, टीचर्स से लेके जो स्टूडेंट्स थे। बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनकी फैमिलीज में काफ़ी लोग अफेक्ट हुए हैं, उनकी फैमिलीज में खालाओं को या बहनों को या उनके वालिद साहब को तक ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। तो काफ़ी लोगों ने फिर बातचीत की इसके बारे में और फिर पता चला कि एक कंफर्ट लेवल आ गया इसके बारे में, छाती के कैंसर को डिस्कस करने के बारे में। तो विच इज़ आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग क्योंकि ये सिर्फ लोगों को लगता है कि सिर्फ औरतों का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग जो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक जिनका है वो ऑलरेडी पता है कि ये आदमियों में भी कैंसर होता है। तो आज में हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर का जन्म हो सकता है, किस तरह से हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके ब्रेस्ट कैंसर की मर्ज से बच सकते हैं और थोड़ी नॉलेज की कौन से जरूरी है इस टाइम के लिए जब अगर आपको कुछ ऐसा फील हो या आपको कुछ शुबा हो तो आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। ये नंबर बहुत बड़ा है, ये स्क्रीन पे अगर आपके पास आ रहा है तो 1 in 8 विमेन यानी कि आप में से एक शख्स का जिंदगी में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है। ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि अभी माशाल्लाह आप लोग में 40 लोग तो होंगे यहाँ पे, तो यानी कि अगर गिनती में आए तो आप 40 में से इट्स ऑलमोस्ट व्हाट 5 टाइम, यानी कि हर 5 बंदे में से एक बंदे को ऑलमोस्ट कैंसर डायग्नोस हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लंग कैंसर के बाद जो है वो ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन। औरतों में जाहिर नंबर 1 कैंसर है, लेकिन पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है लंग के बाद। और डेथ्स जाहिर इससे काफ़ी होती हैं। जो लोग डायग्नोज होते हैं इनमें से 3 औरतों में से एक औरत की लाजमन
डेथ ब्रेस्ट कैंसर से लाहक होती है। तो सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए है। कितने लोगों के मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं, सर ने बड़ा अच्छा लगा है। कितने लोगों के यहाँ पे किसी की फैमिली में कैंसर हो चुका है? बराबर बराबर में हाथ उठाइए। ओह अच्छा, तो ये तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। मुझे तो गिनती में नहीं आ रहे आप लोग, लेकिन ये कि वरना 7-8 लोग से तो ज्यादा ही थे मेरे ख्याल। अनफॉर्चुनेटली देखें यहाँ कि कितना करीब होता है। मेरा ब्रेस्ट कैंसर से जो पहला इम्पैक्ट मेरे ऊपर जो हुआ था, वो मेरी स्कूल में मेरी फ्रेंड थी, जो बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, उसकी मदर, हम लोग क्लास 8 में थे, उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। बहुत यंग थी वो, आई थिंक 35 वगैरह में थी वो, तो शी वाज 35-36 इयर्स ओल्ड। बच्चे उनकी बेटियां उनकी 3 थी। साइमा जो मेरी फ्रेंड थी वो सबसे बड़ी थी। तो उनको मैंने देखा फाइट करते हुए ब्रेस्ट कैंसर से, और आखिर में जब मेरी मुलाकात हुई, हम लोग क्लास 9 में आए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे साइमा से उन्होंने बोला कि फराह से मुझे मिलना है। तो जाहिर है हम लोग भी छोटे थे, हमें मौत के बारे में इतना आइडिया तो नहीं था। तो जब मैं गई उनको देखने, तो वो बिल्कुल ढांचा जैसी रह गई थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और उन्होंने कहा कि वो ये कि तुम मेरी फेवरेट हो और हमेशा तुमको साथ रहना, मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा दोस्त रहना, और ये वो। और उसके बाद उसके 3-4 दिन के बाद उनकी खबर आई कि उनकी डेथ हो गई। तो वो जो इम्पैक्ट था ब्रेस्ट कैंसर का, आई थिंक मेरे माइंड पे, वो आज तक आई थिंक उनकी शक्ल मैं कभी भूल नहीं सकती। और उनकी जो फैमिली के जो इश्यूज उसके बाद हुए, सबसे छोटी बेटी शायद 4 साल की थी जब उनकी वालदा की डेथ हुई। साइमा ने उनको पाला, साइमा खुद 9th क्लास में थी। तो इट वाज डेवास्टेटिंग, पूरी फैमिली का शिराजा बिखर जाता है अगर वालदा चली जाए इतनी जल्दी। और जाहिर है अब यंगर से यंगर लोगों को कैंसर होने लग गया है। तो अब अगर हम ये कहें कि 70 से साल के ऊपर के लोगों को कैंसर होता है, तो वो तो डेफिनेटली उनको होता ही है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि यंगर लोगों को भी अनफॉर्चुनेटली अब कैंसर होने लग गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि हर औरत या मर्द जो भी है, उनको पता होता है कि उनकी जो छाती का साइज या शेप कैसा है। तो और जैसे औरतों में साइजेस वगैरह शेप चेंज होता है, जैसे कि आप वेट गेन करते हैं या वेट लूज करते हैं, या साइकिल का टाइम आता है तो थोड़ी सी स्वेलिंग बढ़ जाती है आपकी। और जाहिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या दूध पिलाती हुई माएँ, उनका साइज या शेप, या जाहिर दूध भी निकल रहा होता है तो उनका टेक्सचर या उनका जो शेप या सिमेट्री है वो डिफरेंट होगा। तो हर एक को अपने बारे में अपना अंदाजा खूब होता है। तो सबसे पहले तो ये कि अपना मुआयना करना, जो कि अपने आप अपनी चीज़ों का एग्जैक्टली पता होना चाहिए जाहिर है। और कोई भी साइज या शेप का किसी वक्त भी चेंज होना जो है वो एक खतरे की अलामत भी हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर के? सिम्टम्स में ये है कि कोई भी ऐसा दूध जिसमें से कुछ पीप निकल रही हो या पानी निकल रहा हो, कोई ऐसा लंप जो कि पहले नहीं था और आपने अभी अभी देखा है, या कोई लंप ऐसा था जो आप देख रहे हैं बहुत दिन से और एकदम से बड़ा होने लगे, कोई भी साइज या शेप में ब्रेस्ट में चेंजेस हो, दर्द हो अगर आपके ब्रेस्ट में, छाती में, या निपल के अराउंड जो एरिया है उसमें, और या स्किन का पील होना या ड्राई होना या लाल होना, ये सारी अलामात ऐसी हैं जो कि कैंसर की तरफ पॉइंट आउट कर सकती है। इसको फौरन दिखाना लाजिम है। अच्छा, अगर दूध पिलाती हुई माएँ है और दूध पिलाना ख़त्म कर दिया है उन्हें और सूख चुका है दूध, और उसके बाद उनका कुछ पीप वगैरह रसने लगती है, तो ये भी ज़रूरी है दिखाना कि क्या मसला है, क्या माजरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बात हो गई है।
कभी कभार स्किन के ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो बिल्कुल कीनू की तरह की छिलके की तरह लगने लगता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें नोट करें। और ब्रेस्ट कैंसर के में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निपल का अंदर की तरफ टर्न हो जाना है, यानी कि नॉर्मली निपल जो है बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करती है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में अंदर की तरफ टर्न हो जाती है। और मूवमेंट जो है ब्रेस्ट की वो भी फिक्स्ड हो जाती है, मूव नहीं करता है। तो ये सारे एब्नॉर्मल साइंस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। कोई भी लम्प, किसी किस्म की गुठली, कोई गदूद या कोई पीप का निकलना, खून का निकलना ब्रेस्ट से, स्किन के चेंजेस किसी किस्म के, और ब्रेस्ट का छाती से फिक्स हो जाना, और किसी किस्म का दाना या कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से हट कर है, ज़रूरी आपको फैमिली डॉक्टर के पास जाके, या जो भी जिस डॉक्टर को आप रुजू करते हैं, आज हमारे पैनल में बहुत अच्छी अच्छी डॉक्टर्स आई हुई हैं, उनके पास भी आप जा सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं। फौरन के फौरन वेट ना करें। ये सिर्फ मैंने एक पिक्चर लगाई थी कि अगर आप देखें तो इसमें एक सेकेंड में पॉइंटर निकाल, हाँ, इसमें कोई भी शेप है ब्रेस्ट का, कोई भी चेंज, पॉइंटर नजर आ रहा है हिलता हुआ? अच्छा, किसी किस्म का डिस्चार्ज, ठीक है, किसी निपल में किसी किस्म की क्रस्टिंग, या स्किन का उतरना, लाल होना, या किसी किस्म का घटा, ऑरेंज की तरह की स्किन होना, यानी कि कीनू की तरह की, या लाल होना, किसी किस्म का नया किस्म का लंप और बम्प होना। अच्छा, दर्द होना भी जरूरी है कि आप चेक करवाएं। अगर किसी किस्म का दर्द हो रहा है कि जा नहीं रहा, तो वो भी जरूरी है दिखाना। अच्छा, इसमें रिस्क फैक्टर्स, अभी मैं स्क्रीनिंग के ऊपर आऊंगी और अपना मुआयना कैसे करना है उसके ऊपर आऊंगी। रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या है, अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। 1960s 50s में एक रीडर डाइजेस्ट में एक आर्टिकल आया कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लिंक्ड है हाई हील्स पहनने से। जाहिर है ट्रू तो नहीं है, लेकिन ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो देख के कि हाई हील से उन्होंने लिंक किया हुआ था ब्रेस्ट कैंसर को। लेकिन एक्चुअली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो डाइटरी, आजकल जो हम लोग इनऑर्गेनिक डाइट खा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है, दूध से लेके गोश्त हो, चाहे फ्रूट्स हो, हर चीज़ में हमारी मिलावट है। तो उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह जो पड़े हुए होते हैं, या जो चेंजेस जो फ्रूट्स वगैरह में वो कर रहे हैं, फूड में कर रहे हैं, तो वो फूड हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल हो गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ दीगर मुख्तलिफ किस्म के कैंसर बढ़ने लग गए हैं। वो लोग जो ज़्यादा गोश्त खाते हैं, उनकी जो डाइट है जो गोश्त से भरी हुई है वेरियस किस्म की, उनका भी देखा गया कि ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर में होता है। लो इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबर्स। जो लोग अच्छा यार, लड़कियां काफ़ी लोग जो है फ्रेश फ्रूट्स नहीं खाना पसंद करते हैं, वेजिटेबल्स, और ये दोनों चीज़ें जो है आपकी बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं आपके लिए। और ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बल्कि कोलोन कैंसर हो गया, दीगर और किस्म के कैंसर्स के लिए हेल्दी डाइट का पार्ट है, जाहिर है, तो प्रोटेक्टिव होती है। दूसरी चीज़ ये देखी गई है कि जो लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं वो ट्यूमर ग्रोथ प्रमोट किया जाता है, यानी कि जो शुगर ज़्यादा लेते हैं तो उनका जो ट्यूमर है उसके बढ़ने के चांसेस, अगर छोटा थोड़ा बहुत शुरू भी हो रहा है तो इससे जो है वो चीनी जो है वो बढ़ावा देती है। तो आजकल जो है वो वैसे भी लोग चीनी बहुत कम कर दिया है लोगों ने, वाइट शुगर का तो बहुत ही कम कर दिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो लोग अभी तक फिर ख़त्म नहीं कर सके अपना लाइफ से इसको। अच्छा, तो वेट जिन लोगों का ज़्यादा होता है तो उनका ब्रेस्ट कैंसर का डेवलप होना काफ़ी प्रोबेबल है, यानी कि लाइकली है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस होती है जब आपके
बॉडी जो है वो सही से आपकी डाइजेस्ट नहीं कर पाती शुगर जो आप अंदर लेते हैं, और आपके जो सेल्स हैं वो स्पेशली जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन आपके लिए बना नहीं पाता, तो या वो सेल्स आपके रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन आपको पता है वो हार्मोन है जो शुगर को कम करता है बॉडी में, तो सबको पता होगा ही। आपदा मुझे नजर आ रही है मेरे ख्याल से, है ना आपदा? तो इंसुलिन का फायदा ये कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है लोगों को, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, चेंजेस होती हैं बॉडी में जो कि बेसिकली बढ़ावा देती हैं सेल्स, जो ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स बनने में, तो और इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस करती है ये, तो इस वजह से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इनमें ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादातर जो लोग हैं वो हमारे मिक्स क्राउड बैठा हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आगे के रो में तो सब डॉक्टर्स हैं, लेकिन पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा कि कौन बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में हमें बात करनी पड़ेगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बना सकते हैं। अच्छा, और ये इम्पोर्टेंट चीज देखी गई है कि इमोशनल जिन लोगों को स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं, हम औरतें हमें वैसे हम इमोशनल होते हैं, और उन इमोशंस की वजह से स्ट्रेस हमारी लाइफ में कदरे डिफरेंट किस्म का होता है मर्दों से, लेकिन ये कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में डेली हम लोग डील करते हैं, या तो बच्चों का या घर का, फाइनेंशियल, वेरियस किस्म के हमारे पास स्ट्रेसेस होते हैं जो कि हम लोग डेली बेयर करते हैं। तो जब इंसान स्ट्रेस्ड होता है तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होती है। कॉर्टिसोल जो है वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, यानी कि एक्चुअली उस वक्त रिलीज होना चाहिए जब आपके शेर पीछे भाग रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो शेर हमारे पीछे नहीं भाग रहा। तो लेकिन ये है कि इससे क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल हर वक्त रिलीज होता जाए तो आपकी इम्यूनिटी नीचे हो जाती है, और ये भी ट्यूमर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो ज्यादा स्ट्रेस रहते हों उनको कैंसर की ज्यादा पाई जाती है, कैंसर के केसेस में ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जिन लोगों की पीरियड्स जल्दी शुरू हुए और देर से खत्म होते हैं, तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो लंबी होती है, तो उसमें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी आपकी 30 इयर्स के बाद होती है तो कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर, ये मैंने नहीं कहा और मैं ना किसी को कह रही हूँ कि भाई 30 साल से कम की उम्र में शादी कर लें, ये रिसर्च ने कहा है, तो किसी ने अगर नहीं की भी है तो मतलब ये मत कहें कि मैं कह रही हूँ कि यार मैं 30 40 में शादी कर लें। लेकिन कि फर्स्ट प्रेगनेंसी वैसे भी अब इतने हम लोग इस टाइम में आ गए हैं कि हमें पता है कि 30 से पहले की प्रेगनेंसी और 30 इयर्स के बाद की प्रेगनेंसी में क्या क्या मसले दरपेश होते हैं, क्योंकि एनर्जी तो हमें रहती नहीं वैसे भी 30 साल के बाद। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की ज़ाहिर मेनोपॉज देर से होता है, 55 इयर्स तक के बाद होता है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल आपकी लंबी हो जाती है ज़ाहिर, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। किसी का अगर बच्चा हुआ ही ना हो तो ये भी बेबी होना भी एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, और दूध पिलाना ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, ये देखा गया है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा, स्क्रीनिंग में ये होता है कि आप मंथली अपना खुद ही एग्जाम करें, जिसको कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम में, बल्कि मैंने तस्वीर लगा दी थी आगे, ये वाली, अपने उंगलियों के हाथों को फ्लैट करके आपने खुद अपना मुआयना करना है हर महीने, और ये पीरियड्स के अराउंड टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के अराउंड तो वैसे भी आपका लंपी बम्पी ब्रेस्ट हो जाता है, छाती आपकी वैसे स्मूथ नहीं रहती, लेकिन ऐसे टाइम में जब आपके पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के बाद वाला जो टाइम है उसमें आप ये करें, कोई भी दिन एक मुकर्रर कर लें जिसमें आपने करना है, और उसके बाद आप बिस्तर पे लेट के अपना मुआयना कर लें खुद ही कि कहीं कोई लम्प वगैरह तो नहीं आ गया है, अपना एग्जामिनेशन करना। अच्छा, एग्जामिनेशन अगर आप करेंगे तो अपने आर्मपिट का भी करेंगे, यानी कि अंडर आर्म्स का, और ये एरिया जो है वो जरूरी देखना होता है आपने, ठीक है। और लोग यूजुअली शावर में करते हैं और उनको पता उस वक्त चलता है जब शीशे के सामने वो खड़े होते हैं और कुछ उनको
अगर आती हैं तो ऐसे ही उनको पता चलता है कि कोई मसला है। तो हमारे यहाँ तो कोई भी, कितने लोग करते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम यहाँ पे बैठे हुए? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। हाँ, 2 लोगों ने हाथ उठाया है। राहत, आपने हाथ नहीं उठाया? नहीं करती। नहीं करती। अच्छा, तो नहीं तो ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी तो आप डॉक्टर के पास जाके दिखाएंगे। और डॉक्टर अपना ही मुआयना अगर करता रहेगा तो फिर वो यू हैव टू शो समबडी एल्स सो दैट वो ऑब्जेक्टिवली देखे। हम लोग खुद अपने आप को ऑब्जेक्टिवली, आप खुद अपने लिए अच्छे नहीं होते ना, दूसरा आपके लिए अच्छा होता है। तो मस्ट है कि हर एक को, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि लड़की 16 साल की हो या 18 की, 20 की या 30 की या 40 की। रेगुलरली करना चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो यंगर लोगों में होने लगा है। मेरा लास्ट पेशेंट जो टोरंटो में मेरे पास आई तो वो लड़की थी जिसको ब्रेस्ट कैंसर, शी वाज लाइक 21 इयर्स ओल्ड। उसका ब्रेस्ट कैंसर हर जगह फैल गया था। नई उसकी शादी हुई थी, तो उसने मुझे आके कहा कि मैं तो मर रही हूँ, और फिर खूब रोई मेरे सामने। और मैंने अपनी स्टूडेंट्स को ये बात बताई थी ये करते हुए कि इतना अफेक्ट किया उसने मुझे, और इतना खौफ इंसान को हो जाता है इस चीज़ का जब आप किसी को देख लेते हैं उससे अफेक्टेड, कि आंखों में आपके ना वो चीज़ दौड़ने लगती है। तो जब मैंने देख लिया एक दफ़ा यंग लड़की को, तो मैंने कहा कि वाकई परफेक्ट हेल्थ में वो लग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे शॉर्टली आफ्टर शी हैड कम टू मी। तो मेरा ये कहना है कि आर्मपिट वाली जो तस्वीर मैंने इसलिए डाली है कि आप पूरा ब्रेस्ट का मुआयना तो कर लेंगे ज़ाहिर लेट के, पहले एक जगह का किया फ्लैट हैंड से पूरे उसका, फिर निपल प्रेस करके देख लें कोई मादा या कोई चीज़ तो नहीं निकल रही इसके अंदर, और फिर अपने आर्मपिट को ज़रूर देखें, क्योंकि आर्मपिट में लम्प्स, लिम्फ नोड्स होते हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़अत में मदद करते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जब होता है तो वो लिम्फ नोड्स यानी कि तो वो फूल जाते हैं, तो अगर वो फूले होंगे तो वो आपको आर्मपिट्स में नजर आ जाएंगे। तो ये वाली जगह जरूरी चेक करने वाली है। अच्छा, अब ये वाली बात जो है वो शायद राहत पे होगी, क्योंकि क्यों लोग जो है वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम नहीं करते, इसलिए क्योंकि या तो खौफ होता है उनको, ठीक है, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन आप तो खुद ही अपना कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं। यंग है आप, आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, या आप बहुत बिजी हैं, भूल जाते हैं। जो हम लोगों के साथ अक्सर जो वर्किंग विमेन है उनके साथ ये होता है कि हम अपने आप को सबसे लास्ट रखते हैं और दूसरों को पहले रखते हैं। मेरे ख्याल में अब ये टाइम है कि अपने आप को पहले रखना चाहिए, क्योंकि आप नहीं तो आपकी फैमिली भी खुश नहीं है आपके बगैर। क्लिनिकल एग्जाम, अच्छा अगर आपको कुछ वक्त मिल जाता है तो फिर आपको वैसे ईयर में एक दफ़ा क्लिनिकल एग्जाम कराना चाहिए। क्लिनिकल एग्जाम का होता है डॉक्टर के पास जाके, स्पेशली 40+ जो लड़कियां हैं, हर साल उनको 40+ के बाद, मेरा मतलब है वो फीमेल डॉक्टर से, जिससे भी आप कंफर्टेबल होते हैं उनसे ज़रूर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं, ताकि अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो तो वो चेक करके उनको फौरन पता चल जाए, ताकि वो फर्दर अपने टेस्ट एडवाइस कर सके। ठीक है, हर 3 साल में कहते हैं कि 20 से 40 साल की उम्र में, लेकिन ये उन लोगों पे नहीं होता। ये अगर आपकी किसी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें आपकी वालदा या आपकी खाला या मदर की साइड पे करीबी रिलेटिव को है, तो आपको फिर जल्दी हर चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। आप 40 साल का तक भी वेट नहीं कर सकते। यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि जिन लोगों की मदर्स को या खाला वगैरह को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उनके चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम के बाद, अगर आपका कुछ नजर आता है तो आपको मेमोग्राफी के लिए डॉक्टर भेजेगी। मेमोग्राफी एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का जो कि निकाला जाता है और अल्ट्रासाउंड को मिला के गोल्ड स्टैंडर्ड बनता है, यानी कि पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड है मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का मिला के उसको देखा जाना। तो एक्सरे इसका निकाला जाता है, इसमें थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि 2 प्लेट्स आपके ब्रेस्ट को बीच में रखते हैं और फिर प्रेस करती है ताकि आपका ब्रेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाए
और फिर उसकी जल्दी से तस्वीर निकाल ली जाती है। तो लाइफ सेविंग हो सकता है ये, जाहिर है अगर छोटा सा भी ब्रेस्ट कैंसर का स्पिक्यूल या एक डॉट नजर आ गया है तो वो फौरन डॉक्टर पॉइंट आउट कर लेगा और फौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकती है, इससे पहले कि ब्रेस्ट कैंसर इतना फैल जाए कि कुछ आप कर ना सके उसके बारे में। तो 40 साल से ऊपर के लोगों को हर साल मैमोग्राम कराना चाहिए और मैंडेटरी, बाहर की कंट्रीज में मैंडेटरी है ये कि 40 साल से ऊपर औरतें हर साल ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम जरूर कराएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर जो लास्ट चीज़ है वो अल्ट्रासाउंड है ब्रेस्ट का, और बल्कि मैमोग्राम से लोग घबराते हैं ज़्यादा, अल्ट्रासाउंड कंफर्टेबल होता है, पेनलेस होता है, तो वो प्रेफर करते हैं लोग। तो अल्ट्रासाउंड का ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब देखने वाले से कोई अगर आपको लंग फील हो गया है तो डेफिनेटली आप जाके फौरन अल्ट्रासाउंड करा के आपको पता चल सकता है कि बिनाइन लग रहा है यानी कि मैलिग्नेंट है या नहीं है, कैंसरस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि यंग लोगों में तो कॉमन फाइब्रोडिनोमा यानी कि ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि मैलिग्नेंट नहीं होते, लंग के तौर पे फील होते हैं, लेकिन ये कि प्रेजेंट होते हैं और रहते भी उनके साथ पूरी जिंदगी। लेकिन ज़रूरी है हमको चेक करना वक्तन फ़वक्तन कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंसर में टर्न कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जो कि वो बीच पे लग के मिस हम कर जाए। तो अल्ट्रासाउंड उस सूरत में बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिस्ट हो यानी कि गुब्बारा हो पानी का भरा हुआ, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लोगों को हो जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स को हो जाती है, वो सारी चीज़ें देखने में अल्ट्रासाउंड बहुत हेल्पफुल है। और उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि आप पहले अल्ट्रासाउंड करा लें और फिर उसके बाद मेमोग्राफी करा लें। बल्कि आई थिंक गुलशन में आई थिंक डिस्काउंट भी लगा हुआ है, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर का वो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करानी है अल्ट्रासाउंड की तो आप लोग मेमोग्राफी का या उसका करा सकते हैं भी। अच्छा, सो लास्ट थिंग बताते बताते ये कि सब क्या करेला का ऐसा हो जाता है ना, तो इतना पका लेते हैं कि भून भून के वो उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि वो रंग अपना मेंटेन रखे, जो भी चीज़ आप पका रहे हैं वो अपना उसको कि वो सब कुछ उसमें वाइटमिन वगैरह सब कुछ आता हो जाए। एक्सरसाइज का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, वॉक करें या कोई भी ऐसी चीज़ करें घर में ही कि आपका थोड़ा बहुत जो है वो एंडोर्फिन्स रिलीज हो और आपकी जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में इंक्रीज हो, और जाहिर है हेल्दी वेट अपना मेंटेन करें। ये हमारी कलरफुल वेजिटेबल्स की प्लेट है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो ये सारी कलर्स अपने खानों में एक वक्त पे इंक्लूड करते हैं। तो और अल्लाह ताला ने बनाए इतने कलर्स हैं शायद कि हम लोग को मतलब बैलेंस करना हम लोग सीखें कि एक जो भी डे में आपकी डाइट है वो सेम हरी या लाल ना हो, बल्कि डिफरेंट कलर्स में शामिल हो। मुझे पता है फ्रूट्स, किसी ने मुझे कहा है एक जगह हम लोग जब मैं ब्रेस्ट कैंसर का लेक्चर ले रही थी, आई थिंक कौन सी इकरा यूनिवर्सिटी थी मेरा ख्याल में, तो मुझे क्या सबने कहा कि डॉक्टर फरा फ्रूट्स इतने महंगे हैं कि पैसे नहीं होते खरीदने के लिए। तो मैंने कहा कम से कम केले तो रख सकते हो ना तुम डाइट में। तो ये फैक्ट है कि फ्रूट्स काफ़ी महंगे हो गए हैं, लेकिन ये है कि जो सीजन वाले फ्रूट्स हैं कम से कम वो तो अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं। और आजकल अनार है, अनार तो ये तो खैर सबको पता है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है और हर फ्रूट में मेरे ख्याल में होती है। अभी ऑरेंजेस आए हैं विटामिन सी से भरपूर, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाजिम है शामिल करना, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप ना करें शामिल।
अच्छा, एक कुछ बातें मैं इम्पोर्टेंट इसमें ऐड करती चलूँ कि जो लोग एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर का ये रिसर्च प्रूवन है कि उनको भी ब्रेस्ट कैंसर लाहक हो जाता है। अच्छा, प्रोबायोटिक्स तो खैर बाहर मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं कराची में अब तो पिल्स होती है, लेकिन ये कि प्रोबायोटिक्स इज इक्वल टू दही, नेचुरल जो हम लोग घर में दही जमाते हैं, या खैर बाहर वाला दही भी ठीक होता होगा, मैं तो खैर घर में जमाती हूँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर दही आप रोज खाएं तो ये भी प्रोटेक्टिव होता है। इसके अलावा ये कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या वो फिश मछली के अंडे वाली गोलियां जो आती हैं और विटामिन डी, ये सारी जो है वो प्रोटेक्टिव है। इसपागोल लेना रोज, ये भी प्रोटेक्टिव है आपको, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि ये सारी चीजें जो है वो कोलोन कैंसर के लिए भी, आजकल कोलोन कैंसर भी बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो इन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं उनको भी अवॉइड करना है, स्पेशली अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, और जो लोग एक्सरे वगैरह में काम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं वो भी ज़रा केयरफुल रहें ड्यूरिंग दिस टाइम जब वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना गर्म करना, ये लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये कैंसर कॉजिंग है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं और भी कैंसर्स के लिए। तो प्लीज़ शीशे के कंटेनर्स में, अगर माइक्रोवेव आप कर रहे हैं तो शीशे के कंटेनर यूज करें। और अभी लेटेस्ट इसके ऊपर स्पेकुलेशन आई है कि जो डिओड्रेंट हम यूज करते हैं, एंटी प्रेस्पिरेंट जो आर्मपिट्स में लगाते हैं, वो भी शायद कैंसर कॉजिंग है। तो अब लोग जो है वो फिटकरी वगैरह का इस्तेमाल करने लग गए हैं या पाउडर का इस्तेमाल करने लगे हैं ज़्यादा, वो अब इससे दूर जा रहे हैं प्रेस्पिरेंट से, क्योंकि ये पॉस्टुलेटेड है कैंसर कॉजिंग के लिए। आई थिंक सब चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। सवाल हम लेंगे बाकी लोगों के साथ जब मज़ीदा पैनल डिस्कशन होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आज आप लोगों ने फिर मुझे सुना एक और दफ़ा। और प्लीज़ अपने कोई क्वेश्चंस हो, कोई और आइडिया हो किसी और किस्म की डिस्कशंस का जो फीमेल से रिलेटेड हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सेफ स्पेस हो हम लड़कियों के लिए, इसमें हम बैठ के अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें, और जो सपोर्ट हमेशा बाहर से नहीं मिलती हो तो हमारी अपनी कम्युनिटी हो जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स का हल हमें मिल सके। और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। आई थिंक कौन है अभी इसके बाद जो होस्ट कर रहा है? असद, आर यू देयर? मैं ख्याल में असद तो चले गए। हाँ इकरा, तुम म्यूटेड हो। पैनल डिस्कशन स्टार्ट होगी जिसमें डॉक्टर राहत हैं, डॉक्टर तलत हैं और डॉक्टर शबाना। इकरा पहले अनम्यूट कर लो अपने आप को। मैम आपको आवाज आ रही है? यस, हाँ आ रही है बिल्कुल। मैम अब आपके बाद हमारी पैनल डिस्कशन स्टार्ट होगी जिसमें डॉक्टर राहत हैं, डॉक्टर तलत हैं, डॉक्टर शबाना शकार हैं, एक गायनोकोलॉजिस्ट है, सेकेंडली और एक हमारी डाइटिशियन है डॉक्टर माविश। तो मैम अभी हम ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे। वंडरफुल, वेलकम। क्वेश्चंस बाद में एंड में ना लेंगे पैनल को बिठा के। यस मैम, अब टेबल टॉक स्टार्ट करते हैं आफ्टर 3 मिनट्स। Thank you so much, ma'am, for wonderful lecture for women health problems and health issues. जबरदस्त कंपेयरिंग की आपने बेटा। Thank you so much, ma'am. पैनल डिस्कशन। मैम आप लाइव रहेंगी या आपको म्यूट कर दें? नहीं, मैं लाइव हूँ। ओके, ठीक है, पैनल टॉक की जाए। वो करना लेक्चर तो हो गया। चेयर्स आप उनको क्या करना है, चलेंगे फिर चल लेते हैं। तो सर्टिफिकेट्स में नाम लिखने चेयर लेके आए थे, चेयर लाइए। नहीं
जिसमें वो हमारी है वहाँ से चल रही है। या मेरा बैग उठाना है प्लीज। लास्ट में ओके, टेबल टॉक के लिए पहला बुलाएंगे डॉक्टर शबाना शाकार, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो कि रनिंग मेडिकल सेंटर कर रही हैं सिंस 20 इयर्स फ्रॉम 20 इयर्स। सेकंड में इनवाइट करूंगी डॉक्टर राहत मुमताज शेख, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं मेडी हेल्थ क्लिनिक में। Now, I would like to call you Dr. Talat Jahan, gynecologist, Ayan Clinic. Okay, Dr. Mavish, RT Clinic, Dietitian and Nutrition at Meeman Medical Institute Clinic. ओके ऑडियंस, अगर आपको कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप डायरेक्टली पहले कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी को कोई क्वेश्चन है जो भी डॉक्टर फरहसा ने जो पीपीटी दी है उसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चंस हो जो कि आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं डॉक्टर से? यस, एक मिनट। मैम अगर फेब्राइड एडिनोमा हो तो उससे कोई साइंस में इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि वो रिमूवेबल है और ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन साइज उसमें इंक्रीज होता है या नहीं? ब्रेस्ट साइज फाइब्रॉइड एडिनोमा में तो इंक्रीज नहीं होता है, फाइब्रॉइड एडिनोमा के लिए बेनाइन कंडीशन है। इसको फिर आप एवरी 6 मंथ अल्ट्रासाउंड के थ्रू रूल आउट कर दें कि उसका साइज तो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। ये मतलब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और ऐसे तो इसमें कोई और ब्रेस्ट साइज पे कोई प्रॉब्लम? ब्रेस्ट साइज डिपेंड करता है कि अगर मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमा है तो साइज इंक्रीज हो सकता है और वो भी साइक्लिकल चेंजेस के साथ होते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो मंथली साइकिल का चेंजेस होता है, उसकी वजह से साइज वेरिएट कर रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आ रहा है। सिंगल है तो नहीं आएगा, मल्टीपल है फिर आता है पर वो भी साइकिल डिपेंडेंट है। मेरी एक दो पेशेंट है जिनको फाइब्रोएडिनोमा है, यंग एज में है और वो वही रहती है हमेशा। मैंने डॉक्टर अब्दुल के पास कई दफ़ा अल्ट्रासाउंड के लिए भी भेजा है। मेरी अपनी फैमिली में तो वो ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिंस 3 इयर्स 4 इयर्स हो गए मल्टीपल मतलब आर्म पेट से एक्सिलरी लिम्फोड इलाज है, फाइब्रोएडिनोमा है। और किसी का सेकंड कोई क्वेश्चन? अच्छा डॉक्टर, हाँ तो आप प्लीज बताइएगा कि बेसिक जो फर्स्ट साइन होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो क्या होगा? यूजुअली जो ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में समटाइम्स जो है एक तो
लम्प होगा और लम्प काफ़ी बड़ा होगा, नॉर्मल उससे बड़ा होता है। उसके अलावा स्किन पे चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। स्किन जो है वो उसमें डिम्पलिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जो मैंने बताया कि ऑरेंज पील साइन होता है कि वो बिल्कुल आपके ऑरेंज के उसकी जो छिलका होता है उसकी तरह से नज़र आना शुरू हो जाता है, और निपल इन्वर्जन। अच्छा, और समटाइम हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि औरतें जब पहुँच रही होती हैं करवाने के लिए टेस्ट की, जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुकी होती है या उसकी ग्रोथ बहुत बढ़ चुकी होती है, तो उसमें डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। अच्छा, डिस्चार्ज मींस कि कोई से भी एक्सक्रीशन हो रहा हो या ब्लीडिंग वगैरह होना चाहिए? यूजुअली ब्लीडिंग मिक्स भी होता है, ब्लीडिंग भी हो रही होती है, और आपके पास जो है इन्फेक्टिव डिस्चार्ज भी होता है, येलोइश डिस्चार्ज चलते हैं। तो आप लोग के पास जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो आप लोग उसको कौन से स्कैन, पहले स्कैनिंग की तरफ भेजते हैं या मेमोग्राम? पहले तो फुल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद स्कैनिंग फर्स्ट अल्ट्रासाउंड। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट आया है, क्योंकि आज पेशेंट ऐसे होते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज में, जैसे पीली ऑरेंज कह रहे हैं ना, ऑरेंज की तरह, ऐसे भी मेरे पास आई, मतलब मेरी अपनी फैमिली की, उन्होंने कहा मुझे चोट लग गया ब्रेस्ट में ना, बच्चे ने नवासे में मार दिया तो चोट लग गई, और आके बहुत काफ़ी दिनों बाद आके मुझे दिखाया, तो भाभी की मेरी, तो मैंने जब चेक किया तो आया शॉक कि भाई ये तो आपको कैंसर किया ना, बिल्कुल टिपिकल पिक्चर, डिस्चार्ज भी था, निपल रिट्रैक्शन भी थी, और बिल्कुल शेप भी चेंज था दोनों ब्रेस्ट का। फिर भी वो यकीन नहीं किया उन्होंने, नहीं कुछ भी नहीं है मुझे ना। फिर उनको मैंने ज़बरदस्ती भेजा कि खान जाए वहाँ जाके रूल आउट करें, तो वो तो ज़ाहिर इतना था कि कर सकती थी, तो वो जब टेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाया, मेमोग्राफी करवाई, फिर उसके बाद उनकी निडल एस्पिरेशन हुई तो कैंसर डायग्नोज हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो तब एक्सपायर हो गई, 4 साल सर्वाइव किया था, लेकिन अच्छा, अगर कोई ब्रेस्ट में इस तरह की गिल्टी वगैरह हो जाती है तो उसके क्या दूसरे भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं ब्रेस्ट के अलावा भी, कहीं मतलब उसका इफेक्ट कहीं और पे पड़ रहा हो आपके ब्रेस्ट में? जो एक गिल्टी आती है वो पेनफुल भी होती है, पेनलेस होती है, ठीक है ना। जो पेनफुल होती है कभी कभार ये होता है कि एब्सेस बनता है, ठीक है ना, वो पेनफुल होता है, वो एंटीबायोटिक कवर और ये सब ट्रीटमेंट से सही हो जाता है। लेकिन उसको रूल आउट करके अगर बिल्कुल एक पेनलेस एक औरत आ रही है, कह रही है कि मुझे कोई गिल्टी है, ठीक है ना, महसूस हो रहा है, और आप देखें क्या है, उसका साइज देखा, फिर हमने कहा कि भाई थोड़े दिन देख लें, उसके बाद अगर वो पेनलेस है उसको आप ज़रूर मतलब इग्नोर नहीं करें, कि आप फ़ौरन उसको इग्नोर नहीं करें, आप उसको मतलब चेक में रखें। अगर पेन नहीं है और यही तो बता रहे हैं, और अगर पेन है तो मतलब वो कैंसर है या वो पेन है तो कैंसर नहीं होता है, मोस्ट प्रॉब्लली जो पेन के साथ आते हैं ना तो वो कैंसर कंडीशन नहीं होती, पेन जो लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं करते, मतलब चेक करवाना। हाँ, चेक करवाना ज़रूरी है। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटीबायोटिक कवर दे के 1 हफ्ता 10 दिन चेक कर लेते हैं कि उसकी ग्रोथ कम हो रही है, नहीं हो रही है। अगर वो ग्रोथ कम हो रही है तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेते हैं कि भाई एब्सेस है या क्या बना हुआ है। जैसे ना नॉर्मल जब लड़की बढ़ रही होती है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो भी बचती है, तो मतलब ये मतलब कितने एज तक रहती है इसकी? जैसे हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, जो हार्ड होता है वो टिश्यू डिपोजिशन होती है, ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज होता है बलूंगत के बाद या पुबर्टी के टाइम पर, तो आपको आप नहीं समझते, लेकिन वो टिश्यू डिपोजिशन होती है वहाँ पर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेप में आना शुरू हो जाता है, और फिर 18 to 20 ईयर्स में बिल्कुल फॉर्म शेप में नॉर्मल है ना, पेन भी होगी, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर पेन है और उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिस्टर्ब है तो ये ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना इसमें बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं एक बात बड़ी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि सब यंग गर्ल्स बैठेंगी, तो ये चीज़ आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ओपीडी में बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे पास कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है अगर, तो ब्रेस्ट में या तो गुठली बन रही है या पेन हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर, और बगैर गुठली के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो साइकिल इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें काउंट कर रही होती है। और इसके साथ अच्छा, उसके अलावा आपका जो सवाल था ब्रेस्ट से रिलेटेड कि हमें और ऑर्गन्स हमें उसमें कौन से वो देखने चाहिए, तो उसके अंदर एक तो हमें फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल और अल्ट्रासाउंड पेल्विस वगैरह ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है, और उसके अलावा थायराइड की डिजीजेस ब्रेस्ट के साथ में बहुत इंटरलिंक कर रही होती है,
और यंग गर्ल्स में कॉमन है। और अभी मैं पिछले 2 साल से ब्रेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ जो कि पिछले कुछ अर्से से बढ़ गए हैं। तो उसमें वही वाली चीज़ जो मैम ने हमें बताया कि इसके अंदर जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं कि बहुत ज़्यादा खाना उसमें प्लास्टिक उसमें हो रहा है, माइक्रोवेव बहुत यूज हो रहा है, और इसके अलावा ये चीज़ भी पैरेलल चल रही है कि न्यूट्रेंट्स वाला इशू भी चल रहा है, काफ़ी डिस्कशन उस पर रही है। और उसके अलावा टाइट ब्रा, अनफिटेड ब्रा, ये वाली चीज़ भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में काउंट हो रही है ब्रेस्ट डिजीज से। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ एकदम, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें राहत के डिस्कशन में। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, सॉरी। तो मैं ये क्योंकि सब यंग गर्ल्स बैठी हुई है, मुझे पता है असल में होता ये है कि साइकिल जो है ना वो किसी ये मॉनिटर नहीं कर रहे होते ज़्यादातर साइकिल। राहत, आपने भी अपनी प्रैक्टिस, डॉक्टर साहबा जो बैठी है उनकी भी प्रैक्टिस में मतलब इनका एग्जैक्ट जो टाइम है ना साइकिल का, ये लोग नोट करना चाहिए कि अब तो फोन्स आ गए, इतना हैंडल हैंडी हो गया है। तो जो साइकिल के जो आपकी डेज है ना, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए वेग जवाब, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वेग जवाब आता है कि हाँ पिछले हफ्ते का कोई दिन था, करनी चाहिए। तो लास्ट पीरियड है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसमें अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे ना अपनी साइकिल, तो यू वुड नॉट नो कि आपकी साइकिल करेक्ट चल रही है। क्योंकि यंग एज में अगर आपकी 28 दिन का गैप है तो 28 दिन का ही गैप होता है, 30 दिन का गैप है तो 30 दिन का ही गैप हो साइकिल चलती है। तो फोन में जब आपका पहले दिन जब आपका पीरियड शुरू होगा तो अपने फोन में आपने मार्क कर देना है कि यू नो कि ये मेरा डे था, फॉर एग्जांपल सेकंड था, और अगर 30 दिन की साइकिल है तो सेकंड या फर्स्ट को जो भी डिपेंडिंग ऑन द मंथ के 30 दिन का महीना है या 31 दिन का महीना है, तो फर्स्ट या सेकंड को आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइकिल आनी है ना। तो अगर 1-2 दिन या 3 दिन आगे पीछे होता है तो ये नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि साइकिल इज लाइक क्लॉक वर्क। ये नहीं हो सकता कि यू नो कि 1 हफ्ते बाद आ रहा है, कभी 3 दिन बाद। तो ये लोग ये आई थिंक ये भी इतनी हमें एजुकेशन दी नहीं गई। साफ बात ये, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ये दी जाती है कि नहीं, लेकिन हमारे ज़माने में भी जो हम छोटे थे तो हमें ये एजुकेशन ही दी जाती थी कि भाई प्रॉपर साइकिल मॉनिटर करो, फेशियल ग्रोथ हो रही है या नहीं। हमें इतनी अवेयरनेस या नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास इतना यू नो एप्स हैं और इतनी चीज़ें, बल्कि बहुत सारी एप्स हैं जो साइकिल मॉनिटर करती है, तो साइकिल के साथ अब जिस तरह के आप कह रहे हैं कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर देन आपको पता होगा ना कि इस साइकिल के मेरे इस डे पे रेगुलरली मेरा जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है ना। मतलब तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके उस वक्त क्लियर हो जाएंगे, वरना आप एकदम से अगर आप नोट करेंगे आपको शक होगा कि ऐसे था या नहीं था, पहले हो चुका है। स्पेशली जिन लोगों को फाइब्रोएडिनोमास हैं ऑलरेडी, और बहुत फाइब्रोएडिनोमास काफ़ी कॉमन हो गए हैं, काफ़ी लोगों को होते हैं, तो ज़ाहिर फ्लूइड रिटेंशन के साथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस जब आते हैं तो जब ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा बड़ा लगता है तो उनको लगेगा शायद फाइब्रोएडिनोमा भी बड़ा हो गया है साथ साथ ही, तो थोड़े से साइक्लिकल चेंजेस तो होते हैं। तो अगर आप मार्क कर देंगे अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस ये कहना चाहती हूँ। मैम थैंक यू। और मैं एक केस आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैंने पिछले दिनों देखा कि एक यंग गर्ल थी, 25 ईयर्स एज की, मैरिड है वो, और उसने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवाई। उसके बाद उसका बहुत बड़ा और टैटूइंग की हिस्ट्री थी 6 मंथ की। तो उसके बाद उसका काफ़ी बड़ा सा ना अनयूजुअल लंप फॉर्म हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब सस्पिशियस वो था लंप। उसको हमने फर्दर वर्कअप के लिए भेजा, मेमोग्राफी एडवाइस करी। तो ये चीज़ इससे ज़रूर बताइए कि इसका क्या लिंक है, ये ज़रूर बताइए हम लोगों सबको। होता है इसका लिंक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन प्लस टैटूइंग फॉर्मेशन। अब टैटूइंग जो है वो केमिकल है, इस पर डिस्कस करें। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन अगर हुई है उसकी, तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में तो सारा जो फैटी
टिश्यू तो वो तो सारा रिमूव करके वो लगाते हैं। अच्छा ब्रेस्ट तो किस किस्म की ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन? मतलब मींस ब्रेस्ट ग्रोथ थी उसकी बट लेकिन थोड़ी वो कॉस्मेटिक पर्पस से उसने ऐड ऑन करवाया इस तरह से था। तो उसके साइड इफेक्ट्स हार्मोनल चेंजेस या प्लास्टिक सर्जरी क्योंकि अगर उसका इसमें तो 2-3 चीजें हो सकती है ना, क्योंकि जब ब्रेस्ट इम्प्लांट्स वगैरह करते हैं तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कभी कभार लीक भी हो जाते हैं, और अगर लीक हो जाते हैं तो फ्लूइड कलेक्शन टाइप की बन जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो फ्लूइड कलेक्शन थी नहीं वो हार्ट या अभी तो अल्ट्रासाउंड फॉलो अप पे पता चलेगा क्योंकि इम्प्लांट्स उसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांट्स के साथ वेरियस किस्म के इश्यूज होते हैं ना, मतलब नोड्यूल्स ही बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या लीक अगर कहीं, क्योंकि इनको पता नहीं चलता, लीक हो जाता है कभी कभार, क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट जो है ना बड़े अनप्रैक्टिकल होते हैं एक्चुअली, लॉन्ग टर्म तो नहीं रहते वो, और जरा सा अगर आपको चोट लग गई या कुछ हो गई तो फट भी सकते हैं नीचे। एक तो ये चीज हो गई। रही बात टैटू की, तो टैटू का तो कोई ताल्लुक नहीं है होना चाहिए ब्रेस्ट के, मतलब मुझे नहीं पता टैटू कहाँ हुए थे। ब्रेस्ट पे भी बनवाया हुआ था, अपर चेस्ट पे भी बनवाया हुआ था, और जो आर्म फोर आर्म ये आर्म है उसपे भी बनवाया है। नहीं तो ब्रेस्ट उससे तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए उसका टैटू से, कि टैटू से बहुत लोग कराते हैं, मैं तो खैर बहुत ही ज्यादा देखे, लेकिन ये कि टैटू से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट इम्प्लांट से अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट वाले ब्रेस्ट पे अगर नोड्यूल या कुछ ऐसी चीजें तो उसको तो अल्ट्रासाउंड होना चाहिए फौरन, क्योंकि हो सकता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट में कोई रप्चर या कोई ऐसी चीज हो गई है ना, या हो सकता है कोई ऐसा हीमोटोमा वगैरह फॉर्मेशन, आप पता नहीं कितने पहले ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। 6 मंथ बैक उसका हुआ था, और वो उसको फिर हमने लॉकअप के लिए भेजा था, ये सब चीजें उसकी करवाई। अब वो फॉलो अप में आएगी तो पता चलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग अल्ट्रासाउंड किया था उसका? अल्ट्रासाउंड किया था, अल्ट्रासाउंड सस्पिशियस नोड्यूल था उसका, और सस्पिशियस लंप था, और वो बिल्कुल जो है ना इंट्रोजेनस इकोटेक्सचर का था, इरेगुलर शेप्स थी, इरेगुलर मार्जिन्स थे उसके, और स्पेकुलेशंस आ रही थी, तो वो बिल्कुल उसकी तरफ जा रहा था, सस्पिशियस लंप लग रहा था, तो उसको फिर मैमोग्राफी एडवाइस की। अच्छा, मैमोग्राफी तो कर ही नहीं सकते उसके ऊपर, क्योंकि वो तो कुछ फट जाएगा अंदर। देखिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की अल्ट्रासाउंड भी अच्छा वो वैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में तो इम्प्लांट ही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता है। जो उसकी हिस्ट्री दे रही थी वो ये थी कि उसने ब्रेस्ट एडिपोज टिश्यू डिपोजिशन करवाई है। हाँ अच्छा, हो सकता है किसी नई तरीके का कराया, चलो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट था और इंटरेस्टिंग सा था, तो मैंने कहा ये यहाँ पे हमारे सोनोलॉजिस्ट भी मौजूद थे, उसको डिस्कस किया जाए। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप बोलिए। मैं ये पूछना चाहती थी, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड जो अगर किसी को लंप हो जाते हैं या कैंसर की तरफ अगर जाती है पेशेंट, तो इसकी कुछ खास अलग साइन होते हैं या क्या इसकी रीजन होती है? क्योंकि मेरे सामने 2-3 ऐसी पेशेंट्स में देख चुकी हूँ कि प्रीवियस ऐसी उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी कि उन्हें कोई लंप हो ब्रेस्ट में या कोई पेन हो या किसी किस्म का भी कोई भी इशू हो, लेकिन ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड उनके जैसे 6 मंथ का बेबी है, 5 मंथ का बेबी है, जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं, प्रीवियस जो डिलीवरीज हैं वो भी नॉर्मल हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई फाइंडिंग नहीं है, लेकिन उन्हें अचानक लंप होता है और अपेयर होने के बाद वो पेनफुल बहुत होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड ना, तो इसकी क्या रीजन है? तो अचानक उसका मेन अच्छा कोई हिस्ट्री उसकी एक्सेस की या प्रीवियस नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है उनकी। ठीक है, इस मेन रीजन तो यही है कि हार्मोनल चेंजेस आ रही होती है, टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे हार्मोनल चेंजेस होती है, उसकी वजह से ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है उसका, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इस तरह से ये अपेयर हो सकता है, ये रीजन है। इसके अलावा तो ओवरऑल तो ब्रेस्टफीडिंग इज रिप्रोडक्टिव ये कह रही है ना कि कोई लैक्टोसीलिया से ज़्यादा ब्रेस्ट एक्सेस नहीं था और सडनली लंप बना और उसके पास ये जो होता है कि पता उसको चला पता चला फर्स्ट डिलीवरी के बाद आल्सो पॉसिबल ये भी पॉसिबल है।
ये उनकी फोर्थ डिलीवरी फर्स्ट डिलीवरी के बाद यंग पेशेंट मेरी भाभी को जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मैं गई थी तो एक खातून आई थी, बहुत ही फर्स्ट डिलीवरी हुई थी 6 ऐसे कि मैंने एक पिक बनाओ, ये लो मेरे मोबाइल पे। ब्रेस्ट डायग्नोस हुआ, फिर उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, जी समटाइम होता है कि टाइमिंग ही हो जाती है, मालूम नहीं था पहले, मालूम नहीं था। बिकॉज ऑफ जब लैक्टेशन स्टार्ट थी तब उसने एग्जामिन किया, और किसी का मेरे 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट मेरी फ्रेंड है वो अनमैरिड है और 20 इयर्स की है, तो उनको ना ब्रेस्ट में डिस्चार्ज हो रहा है, तो और उनकी साइकिल भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, लेकिन हो जाता है। तो वो कहने लगी और स्कैन करवाया ब्रेस्ट का, वो भी ठीक, पेल्विस भी ठीक, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम सीरम नहीं। प्रोलैक्टिन लेवल करवाएं। हार्मोन एक होता है हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन, वो अगर हाई होता है तो उसकी वजह से भी डिस्चार्ज होता है। अनमैरिड वुमेन्स को डिस्चार्ज होता है। हाँ बिल्कुल होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये आपके पीरियड्स भी जो है प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, मतलब वो 2-2 महीने 3-3 महीने बाद आते हैं, एमेनोरिया सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं, वो यंग गर्ल्स को भी हो सकता है, लेकिन उसको डायग्नोस करें और ये अगर प्रोलैक्टिन लेवल कितनी है, ज़्यादा है कम है बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो किसी अच्छे लेवल को डाइट प्लान भी कुछ नहीं बदला है, डाइट प्लान के लिए डॉक्टर मार्गरेट आप प्लीज बताइएगा। ऐसे तो वैसे कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है, जैसे कि बहुत से कहा जाता है कि ये, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि ये खा लिया जाए तो हमारा कैंसर क्योर हो जाएगा, या ऐसी कोई नहीं है, कोई एक सुपर फूड या मैजिकल बुलेट नहीं है कोई खाना। आपकी डाइट में वैरायटी होनी चाहिए, जैसे कि जो प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस हुई थी कि आपकी डाइट के अंदर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो है डिफरेंट किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो कि ये प्रॉपर्टी रख रहे होते हैं कि आपके जितने भी फ्री रेडिकल्स बॉडी में घूम रहे होते हैं उसे लड़ने में कैपेबिलिटी रखते हैं। तो कोई ये समझ लिया जाए कि खाली एक फ्रूट आपने ले लिया या आपने एक चीज़ ले ली उससे आपका जो है कैंसर क्योर हो जाएगा, या आप उसके विक्टिम नहीं बन सकते। आपकी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स भी होना है, फ्रूट्स भी होना है, ग्रेन्स भी होना लाजमी है, मिल्क की भी मिल्क का भी, डेयरी प्रोडक्ट का भी होना लाजमी है। और इसके अलावा ये है कि जो चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, जैसे शुगरी आइटम्स जो हम लोग बहुत आजकल अपनी डाइट के अंदर लेने लग गए हैं, इन एनी फॉर्म, इट्स नॉट ओनली लाइक शुगर फॉर्म में हम ले रहे हैं, हम मिठाइयों के फॉर्म में ले रहे हैं, बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजनेशन ऐड होता है, ट्रांसफैट होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो वो ऑब्वियसली हमें अपनी डाइट से एलिमिनेट करनी है। प्लस ये कि प्रोसेस फूड जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे हीट किए जाते हैं, उन खानों पे उनका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जाके आपको वो कार्सिनोजेनिक होता है, तो वो अगेन वो आपके रिस्क फैक्टर बढ़ा रहा है। और अब जैसे कि और हम लोग के रेस्टोरेंट के खानों की आदत बहुत हो गई है, स्पेशली स्टेक वगैरह जैसी ये चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हाई टेम्परेचर में बनती हैं, तो ये अगेन आपकी जो है रिस्क फैक्टर बढ़ा रही है। कोल्ड ड्रिंक, बेवरेजेस, सोडा, ये चीज़ें हम लोग जो हाईलाइटेड देख रहे होते हैं, ऑब्वियसली टेम्पटिंग तो होता है, लेकिन ऑब्वियसली हमें अपनी हेल्थ को पहले देखना है कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाता है, और ये हम इसी तरह क्यों कर सकते हैं जब अपनी डाइट पे परसिस्टेंट रहें। एस्ट्रोजन, जैसे कि एस्ट्रोजन आपको हम सबको जैसे पता हो कि हमारे ओवरीज में बन रहे होते हैं, ठीक है। जब एस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो क्या होगा कि आपके रिस्क फैक्टर अगेन बढ़ जाएंगे। मेनोपॉज में ये बेसिकली होता है कि जब ओबेसिटी अगर आपकी लिंक्ड होती है उससे, तो ये होता है कि आपके फैट सेल्स बना रहे होते हैं एस्ट्रोजन, तो ये है कि आपका वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है, आपका गोल होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि आपकी एब्डोमिनल या विस्रल फैट में विस्रल फैट ज़्यादा ना हो। विस्रल फैट बेसिकली क्या है, आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट या फिर आपके एब्डोमिन, लंग्स वगैरह के अराउंड जो फैट होता है वो ना ज़्यादा हो, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी लाजमी है, बैलेंस न्यूट्रिशन लाजमी है, मॉडरेशन इज द की। डॉक्टर महविश, आपसे एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो उसको किन फूड से अवॉइड करना चाहिए? कोई स्पेसिफिक फूड है कि मीट नहीं खाना या अपने वाइट मीट खाना है, इस तरह का कुछ? ऐसे पेशेंट को जो है ना हम न्यूट्रोपेनिक डाइट रिकमेंड करते हैं। न्यूट्रोपेनिक बेसिकली ऐसी डाइट है जो कि आपकी फूड हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा अब ऑब्वियसली वो वेरी
करता है पेशेंट टू पेशेंट, ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट, लेकिन यूजुअली अगर हम ऐसे पेशेंट्स देख रहे हों जैसे कि कीमो पे हो रहा है, कीमो पे बर्न आउट हो रहा है या रेडिएशन थेरेपी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपके जो खाने पीने का पैटर्न होता है बहुत डिस्टर्ब होता है। तो जो आपके डॉक्टर हैं या आपकी जो डाइटिशियन वो आपको ये रिकमेंड करेगी कि न्यूट्रोफेनिक डाइट, उसके अंदर ये होता है कि आपकी फूड हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो इम्यून है वो बहुत लाइक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उसके लिए आपको फूड हैंडलिंग प्लस आप जो भी खा रहे हो सही तरह से पका हुआ हो, प्रॉपरली कुक्ड हो, अगर एग ले रहे हैं तो अच्छी तरीके से वो बॉइल्ड हो, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं वो जाके आपकी इम्यूनिटी को फिर अफेक्ट कर रहे हैं। जाके फ्रूट्स ले रहे हैं तो उसी वक्त काट के लेना है, ये नहीं कि फ्रिज में भरे हुए आपने वो लेने, क्योंकि उसके ऊपर भी बैक्टीरियाज वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। सैलेड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसी वक्त काट के लें, ये नहीं कि पड़ा हो ये नहीं लेना। 24 आवर्स से ज़्यादा जो है आपने वो मील कंज्यूम नहीं करना, लाइक बासी खुराक को नहीं तरजीह देनी, फ्रेश फ्रूट्स को करना है, आपने लेना है। इवन अगर योगर्ट भी जैसे प्रीबायोटिक की वगैरह बात हो रही थी तो प्रेफर करें कि घर पे आप जो है उसको खुद ही फर्मेंट करके आप ले लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर की दही अगेन बैक्टीरिया उसके अंदर आ रहे हैं और किस तरह के हाथ वगैरह सारी चीज़ें लगी, कॉन्टामिनेशन फूड बॉर्न इलनेस की वजह से भी, तो इन चीज़ों का असर है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर महविश के लिए, वो ये कि महविश ये जो आजकल ये चल रहा है ना सारा के कलौंजी और ये क्या क्या चीजें आ रही हैं, चिया सीड्स और ये सब, तो इसमें क्या है, मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली इज you know related to that, or is it healthy to eat those? Yes, ये सारी चीजें भी बताते हैं, क्योंकि मैं तो चिया सीड्स खा खा के थक गई, तो स्किन ही मेरी अच्छी हुई है अभी तक। यस एग्जैक्टली, वो हेल्दी है ऑब्वियसली। वो आपके जो स्पेशली आजकल ये जो बहुत ट्रेंड हुआ हुआ है पीसीओएस में, आपकी ये सीड साइक्लिंग वगैरह की जो इसके अंदर सीड्स इंक्लूड होती है, बेसिकली इसका कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पेशेंट की एक्सपीरियंस से बहुत फायदेमंद हुई है, लेकिन ऐसे इसके ऊपर कोई ऐसे रिसर्च नहीं हुई कि हम उसको हम इसको लाइक प्रमोट करें। लेकिन अगर हम जैसे पेशेंट को इनकी प्रॉपर मंथली साइकिल में हम जो इनको दे रहे हैं इस तरह करके, तो उनकी इससे साइकिल पीरियड साइकिल जो है वो नॉर्मल हो रही है। तो यस, हाँ, ये कोई 3 सीड या नेचुरल साइकिल का कोई वो आया है ना, क्या है वो, सीड साइक्लिंग, हाँ बिल्कुल। आपने बेसिकली क्या है सीड साइक्लिंग, कुछ बताएं इसके बारे में। बेसिकली आपके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं तो उसके अंदर आपको आपके फर्स्ट 14 डेज में आपको 2 सीड्स लेने होते हैं, और ल्यूटियल फेज में जो फर्स्ट 14 होते हैं, फॉलिकुलर फेज में आपको 2 सीड्स लेने होते हैं, और फिर जो 14 to 30 डेज में आपके जो ल्यूटियल फेज होता है उसके अंदर 2 सीड्स लेने होते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन तो वर्क करता है वाकई। मेरे 2 पेशेंट को वर्क किया था, तो मैंने उनके लाइक सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, सॉरी यस चिया सीड्स हैं, सेसमी है और सनफ्लावर सीड्स हैं। फॉलिकुलर में फ्लैक्सीन है। आगे हम लोग जितने भी ऑडियंस में लोग हैं, हम सब रिसर्च करने के तैयार हैं इसके ऊपर, चिया सीड्स पे भी करेंगे और सीड साइक्लिंग पे भी। क्योंकि आजकल साइकिल रेगुलर तो यंग गर्ल्स में बहुत ज़्यादा पॉलीसिस्टिक डिजीज इज वेरी कॉमन, हर पेशेंट हर एवरी सेकंड पेशेंट में सेटिंग लड़कियां जितनी हैं उनमें पॉलीसिस्टिक डिजीज है, जिसपे एक एक्सरे करवाते हैं, इसके बाद हमें कौन सा लैब टेस्ट करवाना चाहिए जिससे मतलब हम बता सकते हैं कि ब्लड के अंदर ये चीज़ कमी नहीं ज़्यादा, कौन से ब्लड कमी है या क्या, मतलब ब्लड टेस्ट कौन से करवाना चाहिए, मतलब ब्लड कैंसर से। अच्छा देखिए, इसके अंदर तो सबसे पहले जो है ना हमारे जो पाकिस्तान में सबसे पहले ना अल्ट्रासाउंड को प्रेफरेंस दी जाती है, मैमोग्राफी बाद में करवाई जाती है। लेकिन मैम ने जो बात बताई गोल्ड स्टैंडर्ड यही कि दोनों को साथ रखा जाए, साथ कराया जाए, फिर डायग्नोसिस बनाई जाए। अच्छा उसके देन जो है यूजुअली जो लोग करवा रहे थे वो सीबीसी करा के सबसे पहले देख रहे थे टीएलसी काउंट क्या है, प्लेटलेट काउंट क्या है, सबसे मैंडेटरी टेस्ट तो ये था। उसके अलावा जो रेस्ट टेस्ट होते हैं वो फिर डिपेंड करता है कि वो सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली करवा रहे हैं। लेकिन मेन आपका टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी में। मैम अक्सर कंप्लेन आती है कि ब्लड फाइल के मतलब ये बिल्कुल मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी
हार्मोनल रिलेटेड होता है बहुत ज़्यादा, और वुमन जो ज़्यादा देखने में आ रहा था, जो कॉमनली देखने में आ रहा है वो लैक्टेशन से रिलेटेड आजकल हो रहा है लेकिन वो स्टिल फिर वही वाली बात है, क्योंकि लड़कियों का हार्मोनल या साइकिल पहले से ही डिस्टर्ब होता है, शादी के बाद और ज़्यादा उसमें हो जाता है, तो और न्यूट्रिशनल वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैम अगर ऑपरेट के बाद मतलब कि वो साइज नहीं मतलब प्रॉपर आ रहा तो ऑपरेट हुआ है, ऑपरेट किस चीज़ का, ऑपरेट चीज़ का ब्रेस्ट एक्सेस, जी उसके बाद साइज में डिफरेंस आ गई, तो इसको तो फिर वर्कअप करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वर्कअप करने की क्या मतलब फूड और मतलब क्या हमें मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन इसको पहले वर्कअप करने की ज़रूरत है कि पहले यानी कि इसका प्रॉपर गायकोलॉजिस्ट एग्जामिन करें और वो इसको जो है प्रॉपर वर्कअप करवाएं, ब्लड टेस्ट भी करवा के देखें और अल्ट्रासाउंड करें इसमें क्या होता है। अगर सब चीज़ें नॉर्मल है तो फिर तो ज़्यादा वो सप्लीमेंट दे रहे हो तो उससे फ़र्क पड़ता है, और बहुत अच्छा सप्लीमेंट है आजकल तो हर, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो मेरे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है, मैं लड़कियों को बताना चाहूँगी कि आप लोग को कॉमनली भी इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के नाम से एक सप्लीमेंट आता है, सॉल्ट बता रही हूँ, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, उसमें प्रोटीन है जो बहुत अच्छे हैं, उसको ज़रूर डाइट में वंस डेली करें, सारी लड़कियाँ अप टू फ्रॉम 16 ईयर्स टिल 50 ईयर्स इजीली ले सकते हैं। कोई उसमें उसका क्या फ़ायदा है रहा? उसका मैम ये है कि वो नेचुरली वुमेन हार्मोनल इम्बैलेंस में, हार्मोनल बैलेंस में हेल्पफुल होता है, मतलब जो हमारे हार्मोन्स होते हैं सारे, प्रोस्टाग्लैंडिन और सारे ड्यूरिंग पीरियड्स की वो पेन रिलीफ भी करता होता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, डिस्मेनोरिया को प्रिवेंट कर रहा होता है, बैलेंस करता है हार्मोन, और एसिम्प्टोमेटिक ब्रेस्ट पेन अगर है तो उसमें बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है। अगर ब्रेस्ट पेन है और कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई लम्प नहीं है, कुछ नहीं है और सब चीज़ हो रहा है तो हार्मोन को नेचुरली बैलेंस उसके अंदर भी आपका यही है कि आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको पता है कि सबसे पहले तो आप स्कैन करके देखेंगे कि ब्रेस्ट की एसिमेट्री क्यों है, रेकमेंडेड तो यही है कि एसिमेट्रिकल पहले आप स्कैन करके देखिए, अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो फिर आप जाएंगे ये चेक करने के लिए कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, तो इसको आप करेक्ट करें और उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। और इसके अलावा मसाज थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो मसाज थेरेपी अगर आप ब्रेस्ट साइज में फ़र्क है और आप मसाज थेरेपी छोटे साइज के तो उतने ही सर्कुलर मोशंस में करेंगे उतने ही टाइम्स, यानी कि वो 10 टाइम्स अगर आप एक तरफ करें 10 टाइम्स दूसरी, ये नहीं करेंगे कि 20 टाइम्स एक साइड का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। आलमंड ऑयल इसमें सबसे बेहतरीन है काफ़ी, और आलमंड ऑयल प्लस आपकी अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसको करेक्ट करना चाहे कि आयरन है या मल्टीविटामिन, एंड साथ में इवनिंग प्रिमरोज, ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है और काफ़ी इससे फर्क पड़ता है बच्चियों में भी और डोसेस में काफ़ी आ जाते हैं। मैम आपने सप्लीमेंट बताई है जैसे फास्ट होते हैं रोज होते हैं मतलब ये ठीक हो जाएंगे? हाँ, ये जो सप्लीमेंट, ये देखिए डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी गर्ल है और वो एक सप्लीमेंट लेना चाह रही है हार्मोन को, कभी कभार लोगों का ऐसा होता है कि कभी साइकिल थोड़ा, जैसे मैम ने बताया कि एक डेट पे नहीं आ रहा या आगे पीछे हो रहा है या आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, आपको कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, आपका अदरवाइज कोई आयरन डेफिशिएंसी नहीं, कुछ नहीं, सडनली हो तो आप लोग ले सकते हैं उसको सेफली फॉर 3 मंथ्स लिया जा सकता है, बट आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोई ऐसा वो नहीं, ये लिया जा सकता है और ये रिसर्च बेस्ड है और ये दिया जा रहा है और काफी, हाँ ये तो पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी कि एसिमेट्री की जहाँ तक बात है ना, तो एसिमेट्री तो नॉर्मली भी होती है, यू नो आपका हमेशा एक साइड जो है वो दूसरे साइड से डिफरेंट होता है, खुद इंसान को पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल है या ये मतलब एकदम से हुआ है या नहीं, तो और 19-20 का फर्क होता है, ये नहीं कि 17 और 25 का फर्क है, तो ये तो है कि थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है दोनों साइड से, ऐसे कभी बार लोगों के दोनों पाँव में, दोनों हाथों में डिफरेंस होता है, एक नेचुरल सी चीज़ है। तो एसिमेट्री का ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि वेदर दिस इज नॉर्मल फॉर जस्ट हैपनिंग। डॉक्टर राहत और डॉक्टर शबाना, एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग क्रीम्स और इसके लिए मेडिसिन रिकमेंड करते हैं ब्रेस्ट सेंस,
तो क्या ये लेना सही है या नहीं? मेडिसिन और क्रीम्स, लोगों को प्रेफरेंस क्या है? सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, तो ये सही है, जाना चाहिए या नहीं? ये तो मुख्तलिफ कंपनी है जो प्रमोट करती है, उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, ये तो अलग है। तो ये आप लोग सजेस्ट क्या करेंगे कि ये सही इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं? मेरी तो मतलब ये है कि इसमें हर तरह की चीज़ है, यानी कि इसमें जो है कॉस्मेटिकली प्रूवन सही चीज़ें भी हैं और गलत चीज़ें भी हैं, तो आप किसी प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्टर को साथ रेकमेंडेड प्रॉपर तरीके से करवाएं। अदरवाइज जो ये फेसबुक पर या सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, ये केमिकल इंड्यूस्ड होती हैं और फिर ये फर्दर खराबी प्रोड्यूस कर रही होती है, वो फिर आप उसको वो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है आपको प्रॉपर खाना। और किसी का कोई क्वेश्चन था आपका? Ma'am, once we had a fibroadenoma hair issue. It's benign. It's clear. Is it curable? अच्छा, फाइब्रोएडिनोमा इज क्यूरेबल डिजीज और उसके साइज पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो उसकी समटाइम्स डिसॉल्व भी हो जाता है, अगर छोटी गुठलियाँ हैं तो वो डिसॉल्वेबल होती हैं एज के साथ में। और इसी तरह से जब हम हार्मोनल अगर बैलेंस कर देंगे, जैसे ये बता रही है कि सीड साइकिलिंग हो रही है, यूजुअली ये देखने में आज इसी वजह से आ रही है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है उसके साथ में लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, या अगर नहीं भी है साइकिल सही है तो फाइब्रोएडिनोमा का यही है कि इट इज अ क्योर। अगर ये समटाइम्स एक्सरसाइज करके निकाला भी जा रहा होता है फिर क्योर हो जाता है। इट्स अ बिनाइन का मतलब यही है कि ये कैंसरस नहीं है, डेंजरस नहीं है। आप हाँ, लेकिन एक्सरसाइज कराना चाहिए। डॉक्टर शबाना, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि एक्सरसाइज आपको मानने मतलब एक्सरसाइज करवाने के बाद कभी आप खड़े हो जाइएगा, वो हो जाता है कभी, लेकिन साइड इफेक्ट्स मैंने तो अभी तक फिलहाल यही देखा है कि जो मेरा अपना 18 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो यूजुअली एक्सरसाइज बड़ा फाइब्रोएडिनोमा एक्सरसाइज हो जाता है। उसका अगर बड़ा है जो अगर बड़ा है, अगर छोटा है तो फिर वो डिपेंड करता है एज ग्रुप पर भी और पेशेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, एज ग्रुप पर डिपेंड कर रहा होता है। और मॉनिटर कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये है तो एवरी 2 मंथ या अगर 3 मंथ इसका स्कैन रिपीट करवाना है, साइज को चेक करना। लेकिन मैम जैसे आपने कहा कि हम इनको मेडिसिनल थेरेपी पे रखेंगे, अगर उसका साइकिल डिस्टर्ब है, हाँ व्हाटएवर द कॉस्मेटोलॉजी कुछ भी हो, आप उसको ट्रीटमेंट तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, लास्ट वीक की बात है, उसको बायोप्सी के लिए भेजा गया था ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जब ये अल्ट्रासाउंड की जाती है हमारे पास एम अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट, तो हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, तो वो उनको देखा गया है कि जब वो बायोप्सी करवा के उसके बाद वो कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल, शी हैड सिंगल फाइब्रोएडिनोमा और वो हमने भी डायग्नोस किया था हमारे इंस्टीट्यूट में। लेकिन शी केम आफ्टर 6 मंथ्स, तो शी वाज आफ्टर स्कैन किया तो उसको मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमा। फिर देन शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि अब पेन भी हो रहा है मुझे, जहाँ से उन्होंने बायोप्सी की है। बायोप्सी की वजह से हमने कभी नहीं मैं यही आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंफर्म। मैम भी जरूर इसमें ऐड कीजिएगा, मैम आप भी जरूर ऐड कीजिए। मिथ है कि ये चीजें बढ़ गया, ऐसा हमने नहीं देखा। बायोप्सी से क्या बढ़ सकता है? या दिस इज अ फाइब्रोएडिनोमा ये पूछ रही है। फाइब्रोएडिनोमा का सिंगल फाइब्रो बायोप्सी से बढ़ता नहीं है फाइब्रोएडिनोमा। मतलब इनका ही कहने का मतलब ये है कि फाइब्रोएडिनोमा की पहली बात तो है कि बायोप्सी होनी नहीं चाहिए एटिपिकल फाइब्रोएडिनोमा। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि हर चीज को मतलब प्रेफर कर देते हैं कि अब क्योंकि फाइब्रोएडिनोमा इज अ वेरी कॉमन थिंग, और ये कि हाँ अगर एटिपिकल फाइब्रोएडिनोमा है तो जस्ट टू बी केयरफुल तो करते हैं उसको ये। लेकिन क्योंकि फाइब्रोएडिनोमा का भी जो है वो बेस जो है वो हार्मोनल है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि मतलब उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि कुछ लोग भी और जेनेटिक फैक्टर्स भी इस पर डिपेंड करते हैं। कुछ लोग जो है वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं फाइब्रोएडिनोमा या इस तरह की चीज़ों के लिए, तो बढ़ना तो नहीं चाहिए बायोप्सी के बाद, अनलेस वहाँ पे कोई हीमेटोमा या कोई ऐसी चीज़ ना बन गई।
अच्छा, ये इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखती थी जो कि अभी ऑनलाइन फेसबुक पे आया है कि बायरैट्स क्या होते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ब्रेस्ट कैंसर तो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए। हाँ, तो बायरैट्स तो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स टू बेसिकली क्लासिफाई कि ब्रेस्ट कैंसर अगर कोई लंप है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसका क्या मतलब कौन से लेवल पर है वो। तो इससे क्या होता है, स्टैंडर्डाइज हो जाती है ब्रेस्ट इमेजिंग। बायरैट्स का मतलब है ब्रेस्ट, बाय से मतलब ब्रेस्ट, आई फॉर इमेजिंग और रैट्स का मतलब है रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। तो उसमें ये है कि बेसिकली जो भी और ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी का से निकला हुआ होता है बायरैट्स। इसमें जो है वो इसके अपने क्लासिफिकेशन होती है इसकी कि बायरैट 1 है, बायरैट 2 है, बायरैट 3 है, बायरैट 4 है। तो इसमें ये होता है कि अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी को कंबाइन करके उसको एक नंबर दिया जाता है, जो ट्यूमर है या जो भी चीज़ आपने दी है उसको एक नंबर दिया जाता है। तो नंबर अगर 0 है बायरैट में तो इसका मतलब है कि कोई एडिशनल उसको चीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 में भी 1 का मतलब है नेगेटिव है, रूटीन स्क्रीनिंग आप मतलब जो कि अगर 40 साल से ऊपर है तो कराते रहेंगे। 2 का मतलब है बिनाइन है यानी कि कैंसरस नहीं है। 3 का मतलब है बायरैट 3 का मतलब है कि प्रोबेबली बिनाइन है, या तो मैलिग्नेंट भी हो सकता है कि प्रोबेबली आपने अगर कह दिया तो यू हैव टू फॉलो इट अप एवरी 6 मंथ्स। 4, 5 और 6 जो है वो सारे खतरनाक है। 4 का मतलब है सस्पिशियस है यानी कि आपको बायोप्सी मस्ट करानी पड़ेगी। 5 का मतलब है हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी यानी कि मैलिग्नेंसी प्रोबेबल है। और 6 का मतलब है कि कंफर्म हो गया कि है ही, बायोप्सी वगैरह करने के बाद बायरैट 6 है। तो ये इसका ये होता है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और ऑफ कोर्स ब्रेस्ट स्क्रीनिंग में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप मैमोग्राफी कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फाइब्रोएडिनोमा अगर होगा तो मैं इसको नंबर 2 दूंगी, ठीक है, क्योंकि बिनाइन लंप है, ठीक है। और अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं 0 दूंगी या 1 दूंगी फॉर एग्जांपल, राइट। और अगर मुझे इंटरमीडिएट लग रहा होगा कि ऐसा फाइब्रोएडिनोमा या कोई ऐसी चीज जो कि मैं श्योर नहीं हूँ, प्रोबेबली बिनाइन है लेकिन फिर भी फॉलो अप करना उसको लाजिम बनता है, तो फिर इसको नंबर 3 दिया जाता है। 4, 5, 6 याद रखें कि जो है वो ये सारे मैलिग्नेंट होते हैं। थैंक यू मनाहिर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। ओके, सेकंड व्हाट इज द क्वेश्चन है? ओके, आप पूछो। अच्छा जी, पूछ रहा था एक पेशेंट आई थी, वो फीड करवाती है बेबी को, तो कह रही थी कि ना मेरे